साथियों नमस्कार, मैं हूं मनोज प्रियदर्शी। क्या आपने कभी मोतियों की खेती यानी पर्ल फार्मिंग के बारे में सुना है? और अगर सुना है तो आप इसका प्रोसेस जानते हैं कि ये खेती होती कैसे है, इसमें लागत कितनी आती है, मुनाफा कितना है, कितनी जमीन की जरूरत पड़ेगी। इस तरह की तमाम बातों की जानकारियां मैं इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूं। आपको एक ऐसे शख्स से भी मिलवाऊंगा जो ना सिर्फ इसकी खेती कर रहे हैं बल्कि लोगों को इसकी ट्रेनिंग देकर उन्हें आत्मनिर्भर भी बना रहे हैं। मेरा दावा है कि अगर आप मोतियों की खेती के बारे में जानना चाहते हैं तो ऐसा वीडियो आज तक आपने शायद ही कभी देखा होगा। पूरी बारीकी मोती की खेती से जुड़ी हुई हर एक जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें आपके मन में उठने वाले हर सवालों का जवाब है। इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपने थोड़ा भी स्किप किया तो आप काफी कुछ मिस कर देंगे। नरेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताएं। सर, मैं नरेंद्र अग्रवाल, किशनगढ़ टेनवा, जिला जयपुर, राजस्थान से रहने वाला हूं और 5 साल से पर्ल फार्मिंग कर रहा हूं मैं। अच्छा, तो क्या जयपुर में ही 5 साल से कर रहे हैं या और भी किसी जगह आपका? पहले सर मैं 2 साल से मैं घर पे कर रहा था जयपुर से मैं, और अब मैंने एनजीओ खोल लिया। एनजीओ के थ्रू में ऑल इंडिया पूरे भारत में घूम घूम के किसानों को प्रशिक्षण देके उनको आर्थिक आमदनी से निजात दिला रहा हूँ। अच्छा, तो अब तक आपने कितने किसानों को ट्रेनिंग दे दी है और किन किन राज्यों में ट्रेनिंग दी है? मैंने सर 150 किसानों से ऊपर को ट्रेनिंग दे दी कम से कम, और मेरा लक्ष्य है 500 किसान ऑल इंडिया में ट्रेनिंग देने का, जिसमें मैंने राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, इन राज्यों में जा चुका हूँ। मतलब आप लोगों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं? हाँ बिल्कुल, और वो भी पर्ल फार्मिंग। पर्ल फार्मिंग में। बहुत बढ़िया। अच्छा, आप ये बताइए कि आपने पर्ल फार्मिंग की शुरुआत कैसे की? आपके मन में ऐसा विचार कैसे आया? क्योंकि ये एकदम नए तरह की फार्मिंग है। पर्ल फार्मिंग दोस्तों, इसे मोती की खेती बेसिकली हम लोग कहते हैं। और जिस तरह आजकल लोग अमरूद की खेती, पपीते की खेती, मत्स्य पालन ये सब कर रहे हैं, उसी तरह मोतियों की भी खेती होने लगी है। आपने शुरुआत कैसे की? सर पहले मैं बुक सेलर था, मेरी किताबों की दुकान थी, किताबें बेचता था मैं। पर मेरा कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई कि मेरी दुकान में आमदनी कम होने लगी, तो मैंने इंटरनेट के माध्यम से शुरू किया कि कुछ नया करता हूँ। तो जोश तो मेरे में शुरू से था कि मैं कुछ नया करने का, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि जितना ज्यादा अपने को इच्छा होनी चाहिए पैसे कमाने की, वो चीज मेरे में लगन। तो मैंने इंटरनेट सर्च किया तो मुझे पता चला कि कोई मोती की खेती भी होती है। फिर मैंने सीफा, जो एक्वाकल्चर फ्रेश वाटर का हेड ऑफिस है उड़ीसा में, भुवनेश्वर में, उससे मैंने संपर्क किया। तो जब ऑल इंडिया में बहुत कम जानते थे, मैंने 2015 में उनसे संपर्क किया। तब किसी को पता नहीं था कि मोती की खेती भी होती है। फिर मैंने उनसे बताया तो उन्होंने बताया कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए, फिर हम ऑल इंडिया में 20 किसानों को ट्रेनिंग देते हैं 1 साल में। तो मैंने उनको अप्लाई कर दिया। फिर मैंने घर पे बताया कि मैं मोती खेती करूंगा, तो वो मुझे पागल समझने लग गए कि भाई ऐसा भी कोई होता है क्या? हमें राजस्थान में गेहूं होता है, बाजरा होता है, मोती कहाँ से होगा? यहाँ पीने के लिए भी पानी नहीं है राजस्थान में, तो ऐसे कैसा होगा? मैंने कहा मोती खेती होती है, मैं मोती खेती करूंगा। जबकि मेरे को पता है सर, मेरे को सीपी में जानता नहीं था सीपी क्या होती है। ये भी मैं उड़ीसा जाके ही पता चला कि सीपी होती है। सीखने के बाद फिर मैंने ये काम शुरू किया। बहुत बढ़िया। हाँ, तो आप अभी अपने 5 सालों के अनुभव से इससे सहमत है, संतुष्ट हैं? हाँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ और मैं चाहता हूँ कि आगे जाऊँ मैं, और कम से कम मैं 500 से भी ज्यादा किसानों को सिखा के आत्मनिर्भर बनाऊँ। बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर मान लीजिए कि मेरे किसी दर्शकों को मोतियों की खेती करनी हो तो वो कैसे शुरुआत कर सकते हैं? इसके लिए सर एक साधारण तरीके से ट्रेनिंग होती है, मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ। हमारा एनजीओ है अलका फाउंडेशन, आप इंटरनेट पर सर्च कर लीजिए अलका फाउंडेशन नाम से।
तो उसमें यहाँ पे मेरी सारी डिटेल मिल जाएगी। मैं ऑनलाइन अप्लाई फॉर्म भर के उसको ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दे देता हूँ, क्योंकि अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, किसान इतने आ नहीं सकते हैं, क्योंकि आने जाने में राजस्थान को ट्रेनिंग लेना आएगा तो उनके भी खर्चा ज्यादा होता है। तो मैं हर राज्य में जा रहा हूँ। अभी मैं गुजरात में हूँ, तो गुजरात में कम से कम मैं 1 महीना रुकूंगा और यहाँ से कम से कम 50 से 60 किसानों को ट्रेनिंग देके फिर मैं आगे निकल जाऊंगा। ट्रेनिंग वो तब लेगा जब उसकी इच्छा होगी कि भाई मैं इसको समझूं, इसको सीखूं, और उसके बाद फिर जब वो समझ जाएंगे तब वो उसको फार्मिंग करेंगे और ट्रेनिंग की ओर जाएंगे। लेकिन बेसिकली कि उसे करना क्या होगा अगर कोई मोती की खेती शुरू करना चाह रहा है तो? इसके पहले तो सर मैं, अगर मेरे को फोन भी आता है, मेरे कॉल आती है, तो मैं उसको अच्छी तरह से कोऑपरेट करता हूँ और उसको कोऑपरेट करने के बाद में उसको सिखाने को प्रयास करता हूँ, वो सीख जाए। उसके बाद में मैं बताता हूँ मैं कहाँ से अपन को सामान लेना है, कहाँ से परचेज करना है, वो सब मैं बता देता हूँ उनको, फिर आसानी से कर सकता है। अगर कोई जैसे आमतौर पे कहा जाता है कि भाई अंगूर की खेती या संतरे की खेती या इस तरह की जो चीजें, कुछ ऐसे फसल होते हैं, खेती होती है जो कि उसके लिए विशेष वातावरण की जरूरत पड़ती है, तो क्या पर्ल की खेती के लिए, पर्ल की फार्मिंग के लिए भी इस तरह की कोई जरूरत है? क्या ये सभी शहरों, कस्बों, गांवों में इसकी खेती की जा सकती है? सर कहीं भी हो सकती है, बस अपन को पानी का तापमान मेंटेन करके चलना पड़ता है। 10 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में तापमान रहना चाहिए। और हम जैसे हम गुजरात है, महाराष्ट्र, इधर साउथ की तरफ जाएंगे तो ये टेम्परेचर बहुत अच्छा है। ये जम्मू और हिमाचल में वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आती है किसानों को, पर वहाँ पे भी कई किसान हैं जो नीचे खड्डा खोद के कर रहे हैं वो भी। अच्छा, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं, पानी का मेंटेन करके अमोनिया और कैल्शियम और पीएच मेंटेन करके हम आसानी से कर सकते हैं। तो वो नापेंगे कैसे कि भाई पानी का टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री से 30 डिग्री के बीच है या नहीं है? उसके लिए सर सबसे बढ़िया तरीका ये रहेगा, मैं किसानों को ये बताऊंगा कि 15 बाई 15 का एक पौंड कच्चा बनाएं जो जमीन में, तो जिससे क्या है कि जमीन का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, पानी भी इतना ठंडा नहीं रहेगा न गर्म रहेगा। और इसके लिए एक बाजार में थर्मामीटर आता है, उससे नाप के हम तापमान का पता कर सकते हैं। तो वो थर्मामीटर क्या सामान्य थर्मामीटर जो हम लोग टेम्परेचर वगैरह में नापते हैं वैसा होता है या कुछ अलग तरह का होता है, और उसकी कीमत क्या होती है? नहीं, वो इतने ज्यादा महंगा भी नहीं है, 150 से 200 रुपए के बीच में मिल जाता है आपको। और साधारण सा थर्मामीटर होता है, तो वो पानी के बाहर रखते हैं और एक उसमें तार आता है, वो नीचे पानी में डाल देते हैं, जिससे अपने तापमान का पता चल जाता है। अच्छा, और जैसे कोई भी खेती की जाती है तो सबके लिए बीज की जरूरत पड़ती है, तो इसमें भी इसका बीज तो सीप ही होगा। हाँ, तो सीप कैसे, किस तरह की सीप होती है, कैसे हमारे किसान भाई, हमारे श्रोता अगर कोई करना चाहे तो कैसे अरेंज कर सकते हैं? सर सीप भी हमारे पास हर जगह मिल जाती है। किसानों को पता नहीं कि उनके आसपास में तालाब है, वहां पे भी सीप मिल जाती है। अगर उनको वहां भी परेशानी होती है तो हम सीप उपलब्ध करवा देते हैं। सीप भी भारत में 3 तरह की सीप होती है, मार्जिनली सीप, कोरियनस और पेरूसिया। सबसे बढ़िया मोती के लिए हम मार्जिनली सीप काम में लेते हैं, जो मैं सर आपको दिखाऊं, ये इस तरह की अपने मार्जिनली सीप होती है। हाँ, थोड़ा कैमरे की ओर करते हुए। इस तरह की सीप होगी जो आपको इसमें में सबसे बढ़िया पर्ल बनेगा, मोती आपको सबसे बढ़िया बनेगा। ये मार्जिनल है, मार्जिनली सीप। अच्छा, और ये आपको हर जगह मिल जाती है। नहीं मिलती है तो हम किसान हमसे संपर्क करते हैं तो हम उनको उपलब्ध करवा देते हैं। तो ये कैसे, एक सीप कितने की पड़ती है, कहाँ कहाँ ये अवेलेबल है? मान लीजिए कि आपसे ना लेकर कहीं और जगह से किसान भाई लेना चाहें तो कैसे वो ले सकते हैं? नहीं, वो अपने आसपास में नदी या तालाब में मिल जाएगी उनको। अगर नहीं मिलती है तो हम करवा देते हैं, बढ़िया। और जैसे फार्मिंग करते हैं मोतियों की फार्मिंग, तो उसके लिए सबसे जरूरी होता है कि भाई मेरे पास जमीन हो। जिससे भी बात करें तो यही बोलेंगे कि भाई मेरे पास जमीन ही नहीं है। हाँ। तो कैसे करें? तो कितने जमीन की जरूरत पड़ती है, और क्या इसकी फार्मिंग अगर किसी के घर में, घर की छत है तो छत पे भी की जा सकती है क्या? इसके लिए सर ज्यादा जगह की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें 15 बाई 15 का अगर पौंड बना के करें तो उसमें 1000 सीप से हम काम शुरू कर सकते हैं। और ये टेरिस में भी अगर कोई करना चाहते हैं छत पे, तो प्लास्टिक के ड्रम में करके वो कर सकता है। पर उसमें उसको टेम्परेचर और पीएच का मेंटेन करके चलना, उसमें थोड़ी दिक्कत आती है उसकी, पर उसमें भी सक्सेस हो जाते हैं। अगर जुनून होगा तो वो सक्सेस हो जाएगा उसमें। तो 15 बाई 15 मतलब 15 फीट लंबाई और 15 फीट गहराई। 15 फीट लंबाई, 15 फीट चौड़ाई और 6 से 7 फीट गहराई।
अच्छा, गहराई से 6 से 7 फीट की होनी हाँ। चाहिए। तो मतलब ये क्या इसका आदर्श मापक है, मान है क्या? आदर्श मापन है, इसमें क्या है कि सर एक सीपीयू कम से कम 5 लीटर पानी चाहिए, तो अपने उसमें कम 5 से 4 लीटर से ज्यादा पानी होगा। जितना ज्यादा पानी होगा उतनी सीपी अपने मोर्टालिटी कम होगी। पानी कम होगा और सीपी ज्यादा होगी तो सीपी जल्द मर जाएगी। मतलब 15 बाय 15 का अगर कोई पॉन्ड बनाए हाँ, तो उसमें 1000 सीप लगेगी। हाँ लगेगी, और उससे ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो सकती। उसके हाँ फिर सीपी मर जाती है ज्यादा करते हैं। तो इसमें कितने सीप का मोटा मोटी एक अंदाजन की उसको नुकसान होता होगा? 20 से 30% तो मरी जाती है सर सीपी। तो मौत की वजह बेसिकली क्या होती है? मौत की वजह होती है जैसे लापरवाही होती है, लापरवाही नहीं करता ना किसान तो उसकी मरती नहीं। उसमें क्या है कि अमोनिया बढ़ जाता है। अमोनिया होता है उसकी जो एल्गी खाएगी, सीप हमेशा शैवाल खाती है, एल्गी खाएगी पानी निकालेगी तो उसमें अमोनिया बढ़ेगा, और अमोनिया अगर मेंटेन करके चलता तो सीपी मरती नहीं। तो कैसे समझेंगे कि अमोनिया बढ़ गया है या कम हो गया? उसका लेवल कैसे चेक किया जा सकता है? अमोनिया नापने के लिए NH3 NH4 एक प्रोडक्ट आता है, ऑनलाइन अमेजोन पे मिल जाता है, उससे हम अमोनिया नाप लेते हैं। इसमें मेंटेनेंस के दौरान, फार्मिंग के दौरान बिजली की भी जरूरत पड़ती है क्या? बिजली के लिए हमें सर कुछ टाइम के लिए चाहिए, क्योंकि एयर पंप लगाना पड़ेगा अपन को पानी खिलाने के लिए, तो उसके लिए अब बिजली की जरूरत पड़ेगी। तो एक महीने में कितना बिजली बिल आ जाता होगा अगर कोई 15 बाय 15 का पॉन्ड में ये फार्मिंग कर रहा हो तो? बिजली की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कच्चा पॉन्ड रहेगा ना किसान के पास तो उसमें बिजली की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर सीमेंट का पॉन्ड बनाता है तो उसमें हम बिजली की जरूरत पड़ेगी, तो महीने का 100 रुपए से ज्यादा बिजली का खर्चा भी नहीं आएगा। अरे वाह, ये तो बहुत कम है। हाँ बिल्कुल इतना है। तो इसको क्या मैंने पार्ट टाइम के रूप में किया जा सकता है या फुल टाइम इसमें देना पड़ेगा? नहीं, पार्ट टाइम में कर लीजिए। पार्ट टाइम में कम से कम 1000 सीपी को 1 घंटे की जरूरत पड़ेगी। सुबह 1 घंटा देख लिया, बाकी दिन भर के लिए आप कोई भी काम कर सकते हैं। तो 1 घंटा देखने के लिए उसको एक्चुअली देखना क्या पड़ता है? मेहनत कितनी है इसमें? देखभाल का पूरा प्रोसीजर बताएं ताकि लोग अच्छे से इस बात को समझ पाए। देखने के लिए इसमें हमको सबसे पहले आपका पीएच लेवल देखना पड़ेगा। पीएच 7 से 8 के बीच में होना चाहिए, और फिर उसके पीएच देखने के बाद में अमोनिया का लेवल देखना पड़ेगा। अमोनिया हमेशा 0 रहना चाहिए। 0.0 से 0.25 से तक चलता है, उससे ज्यादा होगा तो सीपी मर जाती है। ये दो देख लेने के बाद में टेम्परेचर देख लेंगे। टेम्परेचर देखने के बाद में सीपी को भी देख लेंगे, कोई मर जाएगी सीपी उसको अलग निकाल देंगे, जिससे कि इन्फेक्शन न फैले पानी में और अपनी सीपियां सेफ रहे। तो ये पता कैसे चलेगा कि कोई सीप मरी है या नहीं मरी है? सीपी सर ये बंद रहती है और यहाँ से इसका मुंह खुल जाता है। यहाँ से कम से कम 3 से 4 सेंटीमीटर ऊपर मुंह खोल लेगी, और ऐसे टच करने पे ये बंद नहीं होगा तो समझिए सीपी मर गई। अच्छा अच्छा, मतलब ये पहचान करना बेहद आसान है। हाँ आसान। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो इसमें लागत कितनी आती है? और इसमें जैसे 15 बाय 15 का ही हम एक आदर्श माप लें तो उसमें कितनी मैंने प्रॉफिट कितना हो सकता है और लागत कितनी आएगी? लागत ज्यादा नहीं आएगी सर। 15 बाय 15 का पौंड बना के करते हैं तो 40,000 रुपए के आसपास लागत आती है, और इनकम में किसान पे डिपेंड रहेगी। वो 40,000 लगा के 4 लाख भी कमा सकता है, 2 लाख भी कमा सकता है, 1 लाख भी कमा सकता है। वो परफेक्ट ढंग से अगर काम करेगा तो कम से कम 3 से 3.5 लाख रुपए आराम से कमा सकता है। तो आपने बताया कि ये किसान के ऊपर डिपेंड करता है, 1 लाख 2 लाख 4 लाख वो जितना भी कमा सकता है। हाँ। तो ये कैसे कैसे डिपेंड करता है, इसको थोड़ा सा और स्पष्ट करेंगे? स्पष्ट का तरीका यही कि अमोनिया, पीएच और कैल्शियम का उसमें बराबर मात्रा में देखे, खाना उसका बराबर देखे, टेम्परेचर मेंटेन करके चले, क्योंकि ये 1 साल तक मेंटेन करना पड़ेगा। मोती अपना 1 साल बाद में बनेगा। कई क्या करते हैं किसान की शुरू जोश में कर लेते हैं, उसके बाद में 2 महीने बाद में वो लापरवाह हो जाते हैं, तो उनको नुकसान का भी सामना करना पड़ता है। तो मतलब बेसिकली इसमें वही पीएच लेवल, टेम्परेचर, इन्हीं सब सारी चीजों को देखने की जरूरत है। बिल्कुल। तो एक बार इसका कोई सीजन भी होता है क्या कि इस सीजन से शुरुआत करनी है, या इसको रख रखाव इस तरह करना है तभी ये हो पाएगा? डिजाइनर मोती के लिए कोई सीजन नहीं होता। डिजाइनर मोती इस तरह का होता है जैसे ओम, गणेश, इस तरह का हम बना देते हैं। इसका कोई सीजन या कभी भी शुरू कर सकते हैं। और गोल मोती होगा उसका हम अक्टूबर नवंबर में ही सर्जरी करके डालते हैं। साथियों आपको बता दूं, ये जो मोती आप देख रहे हैं ये फार्मिंग करके ही बनाई गई है, और इसकी क्वालिटी किसी भी रूप में
नेचुरल मोती जो समुद्र किनारे होती है उससे कम नहीं है, बल्कि उससे बेहतर है। अब बताएं सर। हाँ, ये 15 महीने बाद थोड़ा में जूम कर कैमरे के सामने ले जाके दिखा दें। ये देखिए, ये 15 महीने बाद में ही इसको क्वालिटी बनना शुरू होती है, जो 24 महीने तक बढ़िया बनता है। यानी कि इसको बनने में 2 साल लगते हैं गोल वाले को, और डिजाइनर वाले मोती को 12 से 13 महीने लगते हैं। पर ये मार्केट में अभी चलन में ज्यादा है, किसान ये करके अच्छा मुनाफा कमा सकता है। तो ये डिजाइनर मोती कैसे, ये सीप की डिजाइनर आती है या इसको कैसे आप लोग डिजाइनर बनाते हैं? हम सर पहले क्या करते हैं, जो मार्केट से ये बीज लेते हैं इस तरह का, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। इसमें ओम, गणेश, बुद्धा हर तरह की डिजाइने मिलती है, और डिजाइन मिलने के बाद में हम सिप्पी के इसके मेंटल कैविटी में इसको अंदर डाल देते हैं। शिप के अंदर? सिप्पी के अंदर, हाँ। मतलब ये जब शिप जो जीवित शिप में? हाँ, जीवित शिप में इसको अंदर एक झिल्ली होती है मेंटल कैविटी, उसके अंदर डाल देते हैं। डालने के बाद में जब उसको पेन को होता है तो इसपे कैल्शियम की लार्ज आ जाती है ऊपर, धीरे धीरे लार आके इस पे आकृति बन जाएगी। आकृति बनने के बाद में ये बिल्कुल मोती बन जाएगा, जिसे हम डिजाइनर मोती बोलते हैं। नरेंद्र जी, क्या आप थोड़ा शिप में तरीका बता सकते हैं हमारे दर्शकों के कि मोती तैयार कैसे होती है, एक सामान्य मोती भी और डिजाइनर मोती भी? ये सर मैं बताऊं, ये एक जिंदा सीप है, ये इसको जिंदा सीप बोलते हैं। ये होता है अपना माउथ ओपनर, ठीक। और हम इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट लेते हैं और इसको अंदर से यहाँ से खोल लेते हैं इसको, सीप को। ये बहुत टाइट रहती है, जिंदा सीप खोलने में बहुत परेशानी रहती है। इस तरह से हम इसको खोल लेते हैं, खोल कर इसको माउथ ओपनर से इसको अंदर से प्लस से इसको खोल देते हैं। अब ये आप देख रहे हो, इसमें ये जो झिल्ली होती है मेंटल कैविटी बोलते हैं, उसको बीच में गोनाडल बोलते हैं। अब इस गोनाडल में हम इस तरह का डिजाइनर बीज लेते हैं, थोड़ा कैमरे में। ये इस तरह का डिजाइनर बीज लेके हम इसको मेंटल कैविटी में क्या अंदर डाल देंगे। इसके अंदर डालने के बाद में 1 साल बाद में इसमें इस तरह का मोती तैयार हो जाएगा। ये देखिए, ये जितनी चमक होगी उतनी बढ़िया रहेगा। ये तैयार हो जाएगा 1 साल 12 से 13 महीने बाद में। और इसके बीच में हम इस तरह का बीज डालेंगे, ये गोल के लिए। ये गोल डालने के बाद में हमारा इस तरह का मोती ये तैयार होगा। इसको टाइम लगेगा 18 महीने, कम से कम। जितना ज्यादा समय देंगे उतना ही उसकी क्वालिटी और चमक बढ़ेगी। ये हम अगर 2 साल बाद में निकालते हैं तो ये अपना वजन में भी ज्यादा हो जाएगा, कम से कम 1000-1200 रुपए का मोती होगा और क्वालिटी बढ़िया होगी, चमक बढ़िया होगी। लेकिन अगर डिजाइनर मोती को 12 महीने से ज्यादा अगर कोई बाद निकालते हैं तो? 12 महीने से अगर ज्यादा लेट निकालेंगे तो उसकी डिजाइन खत्म हो जाएगी। जो आप ये डिजाइन देख रहे हैं, इस पे पूरी पे लेयर आ जाएगी और डिजाइन खत्म हो जाएगी, क्योंकि फिर अपन को अच्छी तरह से नहीं दिखेगी। साथियों, ये देखिए, ये भी डिजाइनर मोती थी, लेकिन ये खराब हो गई। और इसकी वजह यही है कि एक तो सिप पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, इसे समय पे खुराकी नहीं दी गई, और समय भी इसमें मोती जो ये डिजाइन डाली गई थी वो भी थोड़ा ज्यादा लंबा वक्त तक छोड़ दिया गया। ये आप देखें, तो हमें ध्यान रखना है, समय भी बेहद अहम है। और आपसे मैंने पूछा था कि कितने की ये शिप उपलब्ध हो सकती है, कितनी पड़ेगी, कोई अगर मंगाना चाहे, लेना चाहे? सिर्फ 5 रुपए से 10 रुपए के बीच में आपको आपके घर मिल जाती है, ट्रांसपोर्टेशन सहित मिल जाती है। तो हम भारत में जहाँ भी कोई सिप मंगवाते हैं हम उसको भिजवा देते हैं। तो क्या डिजाइन अगर नहीं देंगे तो क्या वो काम नहीं करेगा नॉर्मल जो सिप है उसकी तरह? डिजाइन नहीं देंगे तो उसमें मोती नहीं बनेगा सर। मोती तभी बनेगा जब सिप में कुछ न कुछ बाहरी कण अंदर जाएगा। अंदर कुछ भी कण नहीं जाएगा तो मोती बिल्कुल ही नहीं बनेगा और सिप खाली खाली ही मर जाएगी। साथियों, आप देखें, यह है मोती। ये जो मोती है जो समुद्र में नेचुरल तरीके से बनती है, हाँ। और ये जो हम लोग एक तरीके से तो आर्टिफिशियल ही है, मतलब है नेचुरल, हाँ। शिप से ही बना रहे हैं, लेकिन हम उसको समुद्र से अलग इसको उपजा रहे हैं, पैदा हाँ, कर रहे हैं। हाँ। तो दोनों मोतियों में अंतर क्या होता है, और क्या जो राशि रत्न होता है मोती का, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ग्रह नक्षत्र में पहनते हैं, तो इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है उसके लिए? अपना सर ये होता है, ये मीठे पानी का मोती होता है। अपनी सीपियां होती है मीठे पानी की होती है,
और समुद्र में जब ऑयस्टर होती है उसमें मोती बनता है। तो ऑयस्टर क्या है कि कभी कभी मुंह खोल लेती है, तो जब ये पानी का झोंका आता है अंदर, उसमें अंदर कंकड़ चला जाता है। कंकड़ चलने जाने के बाद में सीपी उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है और नहीं निकाल पाती, उस पर कैल्शियम की लार आ जाती है। ऐसे करते करते 1 से 1.5-2 साल में उसका मोती बन जाता है। और हम क्या करते हैं कि इसी सेल से, इसी सीपी की बनाई हुई सेल से हम पाउडर बनाते हैं। पाउडर बना के उसकी एक छोटी सी इस तरह की गोली बनाते हैं हम। मैं आपको दिखा दूं सभी को, इस तरह की गोली बना के ये हम सीपी के अंदर डाल देते हैं। फिर इसी सीपी के अंदर डालने के बाद में इसी पे कोटिन आ जाएगी। कोटिन आके ये मोती का रूप बन जाएगा। तो ये है क्या? ये इसी का पाउडर से बना हुआ बीज है इसका। पाउडर मतलब सीप के पाउडर? हाँ, मरी हुई सीप का हम पाउडर बना लेते हैं, पाउडर फॉर्म में करके इसको, और इसी से फिर बीज बना लेते हैं गोल। तो मरी हुई सीप बोलने से जब उत्पादन मोती जब वो सीप से निकल आती है, तो सीपियां मर जाती है फिर वो। अच्छा, उसके बाद सीप मर जाती है? सीप मर जाती है, हम उसका पाउडर बना के उसका भी गोल बीज बना लेते हैं, उसको भी काम में ले लेते हैं। तो इसमें क्या पानी वगैरह मिक्स करके ऐसा बनाते पानी हैं? में एरोलाइट मिला के बनाते हैं। तो साथियों, आप मात्र 1000 सीप पे 40,000 रुपए खर्च कर 4 लाख रुपए तक की आमदनी पर्ल फार्मिंग यानी मोतियों की खेती से कर सकते हैं। और आप जितना बड़ा तालाब बनाएंगे, जितने व्यापक पैमाने पर फार्मिंग करेंगे, उतनी ही ज्यादा आपको आमदनी होगी। अब आपने मेहनत भी कर ली, उत्पादन भी आपका हो गया, मोती भी निकलने लगे, लेकिन जब तक बाजार ना हो तब तक आपकी सारी मेहनत बेकार है। तो मोती जब पैदा हो जाती है तो उसके बाद इसे बेचा कैसे जाता है, इसमें रिस्क क्या क्या है, और इसके अलावा बहुत सारी बातें मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आप खोज खबर लाइव चैनल को तत्काल सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन भी दबा दें, क्योंकि पर्ल फार्मिंग से जुड़ा ऐसा प्रैक्टिकल अनुभव आपको शायद ही कहीं देखने, पढ़ने और सुनने को मिले। तो अगला वीडियो आप जरूर देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।